बेंगलुरु में भगदड़ में लोगों की जान जाने के मामले में अब एक्शन यहां पर शुरू हो रहा है। क्या एक्शन हुआ है? 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात यह है कि इसमें आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले भी शामिल हैं। इसके अलावा 3 और आयोजनकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कल पुलिस महकमे पर गाज गिरी थी, एक्शन वहां पर लिया गया था। पुलिस कमिश्नर समेत पुलिस के 8 आला अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था और अब ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो बेंगलुरु में जो हादसा यहां पर हुआ था, जश्न से पहले जो मातम वहां पर पसरा था, उसके गुनाहगार कौन है? अब इनको यहां पर धरपकड़ इसकी की जा रही है, इस पर एक्शन लिए जा रहे हैं। जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो आप यहां पर देख लीजिए। बेंगलुरु भगदड़ में ये एक्शन हुआ है। निखिल सोसले मार्केटिंग हेड हैं आरसीबी के, इनको यहां पर गिरफ्तार किया गया है। केंपेगौड़ा एयरपोर्ट से सुबह करीब 3:30 बजे इनको यहां पर गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा जो गिरफ्तारी हुई है वो भी आप यहां पर देखिए। और ये बताया जा रहा है कि निखिल सोसले जो है वो भागने की कोशिश वहां पर कर रहे थे, भागने की फिराक में ये थे। निखिल ने मुंबई के लिए टिकट यहां पर करा लिया था और इससे पहले कि मुंबई की फ्लाइट वहां पर लेते, उससे पहले इनकी यहां पर गिरफ्तारी कर ली गई। इसके अलावा जो दूसरी गिरफ्तारी हुई है, सुमन सुनील किरण का नाम है, ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं तीनों डीएनए से जुड़े हुए हैं। चिन्नस्वामी स्टेडियम में समारोह की देखरेख में ये शामिल थे, जिसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी और इनको भी अब यहां पर गिरफ्तार किया गया है। तो ये कुल मिलाकर 4 गिरफ्तारियां हैं जो यहां पर हुई हैं, एक्शन लिया गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, अब इनसे पूछताछ की जा रही है और इनसे ये तमाम चीज़ें अब जानने की कोशिश होगी कि कहां पर चूक हुई, कैसे चूक हुई, कौन जिम्मेदार था और सीआईडी को इनको सौंप सकती है पुलिस आगे की जांच के लिए, आगे की पूछताछ के लिए। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है, एक प्रक्रिया है और यहां पर अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कार्यक्रम में 25 से अधिक लोग शामिल थे, जिसमें से ये 4 गिरफ्तारियां यहां पर हुई हैं। अभी आप देखिए किस तरह से आगे और यहां पर ये जांच चलती है। कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक। अब एक्शन यहां पर लिया जा रहा है, जिम्मेदारों को यहां पर ढूंढा जा रहा है जो इस हादसे के पीछे हो सकते हैं। ये 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इनकी भूमिका कैसे देखी जा रही है इस मामले में, जरा बताइए। देखिए, लगातार सरकार पे जिस तरीके का प्रेशर बनता जा रहा था, जवाबदेही तय करनी थी और जवाबदेही तय करने के लिए कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने यह साफ कर दिया, पहले तो जो आदेश दिया गया, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है और उनकी टीम पूरी की पूरी सस्पेंड कर दी गई। उसके बाद सीधे तौर पर पुलिस महकमे को ये कह दिया गया था कि जो मुख्य तौर पे जो 3 इंस्टीट्यूट है, जैसे आरसीबी का टीम मैनेजमेंट हुआ, डीएनए जो मैनेजमेंट कंपनी है और साथ ही साथ जो कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, ये 3 जो मुख्य करता है जिनके जो लोग इसमें जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ लग जाइए और इन्हें अरेस्ट किया जाए। तो उसके चलते सबसे पहले जो मार्केटिंग हेड है आरसीबी के, उनको अरेस्ट किया गया। आपको बता दें कि ये इनकी भूमिका क्या है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे जो पोस्ट किया गया था, पहले 3:30 बजे बताया गया, फिर 4 से 5 बजे बताया गया विक्ट्री परेड निकाली जाएगी, जबकि ऐसी कोई विक्ट्री परेड नहीं थी, जिसके लेकर लोगों में भ्रम पैदा हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग स्टेडियम के बाहर पहुंचे। उसके बाद जो स्टेडियम में व्यवस्था की जानी थी, उसकी जिम्मेदारी डीएनए मैनेजमेंट की थी, जो कंपनी है। इसके लिए उनके वाइस प्रेसिडेंट और 2 अन्य अधिकारियों को भी अरेस्ट किया गया है और साथ ही साथ जो कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल्स हैं, उनकी भूमिका भी संदिग्ध है और वो अपने बचाव के लिए हाईकोर्ट तो गए हैं, लेकिन पुलिस ने उनके ऑफिशियल से भी पूछताछ की है और कहीं ना कहीं 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति भगोड़े भी घोषित किए गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जवाबदेही है, खाली इन तक ही तय की जाएगी कि सरकार अपने ऊपर भी जवाबदेही तय करेगी, ये आगे देखना होगा, क्योंकि सवाल खड़े उठ रहे हैं। खाली इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, सरकार ने क्यों परमिशन दी जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। बिल्कुल, कई सारे सवाल हैं यहाँ पर, अब जिनको यहाँ पर तलाशा जा रहा है, जिनके जवाबों को जवाबदेही निश्चित तौर पर तय होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर इतने लोगों की जान गई है जो जश्न में शामिल होने के लिए आए थे, जिनके घरों में मातम बन गया है इस इंतजाम की वजह से। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका सब जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं अब और छत्तीसगढ़ से खबर आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में नक्सलियों से जुड़ी हुई 2 बड़ी घटनाएं यहाँ पर सामने आई हैं। सुकमा में सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है, आईईडी बरामद करके उसको डिफ्यूज किया गया है और दूसरी तरफ बीजापुर में नक्सलियों से यहां पर मुठभेड़ की खबर यहां पर है। बीजापुर में नक्सलियों ने ट्रक में, माफ कीजिएगा, ट्रक में आग यहां पर लगाई है। नक्सलियों की एक हरकत यहां पर सामने आई है। बीजापुर में ये ट्रक में आग लगा दी गई थी नक्सलियों की तरफ से और एक बस को अगवा भी यहां पर किया गया था। तो ये 2 बड़े अपडेट यहां पर निकलकर सामने आए हैं नक्सलियों से जुड़े हुए।
छत्तीसगढ़ के सुकमा से जो बड़ी खबर है उसमें भी आपको बता देते हैं। सुकमा में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश जो नाकाम की गई, उसमें 10 किलो आईईडी यहां पर बरामद हुआ तुमालपाड़ में सुकमा के। और सर्चिंग पर यहां पर सीआरपीएफ की बटालियन जो है वो निकली। बरामद में ये जहां पर आईईडी बरामद किया गया, उसके बाद बम स्क्वाड को बुलाया गया, आईईडी को डिफ्यूज किया गया। जिस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे ये ब्लास्ट यहां पर हुआ, जमीन में दबाकर इस आईईडी को रखा गया था। सर्च ऑपरेशन में इसको यहां पर खोजा गया और उसके बाद फिर बम स्क्वाड की देखरेख में इसको यहां पर सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज किया गया। इसके अलावा जो दूसरी खबर यहां पर आई थी वो ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से, जहां पर ये जो घटना हुई इसने काफी हैरान भी किया, क्योंकि नक्सलियों ने एक ट्रक को यहां पर आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने इलाके में एक बस को कब्जे में भी लिया और नेशनल हाईवे 63 का यह मामला है जहां पर नक्सलियों के द्वारा भारी उत्पात मचाया गया। नक्सलियों ने बस को रोककर पहले उसमें सवार यात्रियों को बंधक बनाया। कुछ देर बाद नक्सली बस को छोड़कर भाग गए और बस में सवार सभी यात्री इसके बाद सुरक्षित यहां पर बताए जा रहे हैं। तो ये नक्सली यहां पर नक्सली से जुड़ी खबरें सामने आई हैं, लेकिन सरकार नक्सलियों पर लगातार जो है वो एक्शन तेज कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने यहां पर कहा कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी ने भी बिहार में कहा था कि नक्सलियों को खत्म करने का अभियान जारी है, जिसके बाद तेजी से नक्सलियों का दायरा सिमट रहा है और यही वजह है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से नक्सली बौखलाहट में ये कदम उठा रहे हैं और नक्सलियों की क्या स्थिति है। ये आप यहां पर देखिए कि नक्सलियों के ऊपर किस तरीके से एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं। नक्सली हिंसा में मारे गए नागरिकों की अगर आप तादाद देखें तो 2010 में ये गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं भारत सरकार के, 2010 में इस तरह के मामलों में जहां 720 लोगों की मौत हुई थी, ये साल दर साल कम होते चले आए हैं और ये 2014 में 222 रह गई थी इस तरह की घटनाएं और ये अब गिरते गिरते 2025 में सिर्फ 19 ऐसे मामले यहां पर सामने आए हैं। तो ये ग्राफ है जो बताता है कि नक्सलियों का दायरा कैसे सिमट रहा है, उन पर अब कैसे शिकंजा कस रहा है और इस तरह की जो मामले हैं वो कैसे यहां पर कम होते जा रहे हैं। आर्थिक ढांचे पर नक्सली हमला जो है वो किस तरह से कम हुआ है, आर्थिक ढांचे पर हमलों की संख्या में जो गिरावट आई है उसको आप यहां पर समझिए। ये भी गृह मंत्रालय के भारत सरकार के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि 2010 में जहां पर 365 इस तरह के नक्सली हमले देखने को मिले थे, वो साल दर साल वो संख्या गिरती चली आ रही है और 2014 में ये 100 रह गई। इसके बाद साल दर साल ये गिरावट देखने को मिली और 2020 आते आते 50 के भी नीचे मामले चले गए और अब 2025 में सिर्फ 2 घटनाएं ऐसी रिपोर्ट की गई हैं। तो ये सिलसिला लगातार कम हो रहा है और ये दायरा नक्सलियों का सिमटता चला जा रहा है। ये जो एक्शन लगातार इनके खिलाफ लिए जा रहे हैं ये उसका असर है जो यहाँ पर इन आंकड़ों में नजर आ रहा है। नक्सल प्रभावित जिले अगर आप देखेंगे तो 2013 में 126 ऐसे जिले थे जहां पर नक्सलियों का असर था, उनका प्रभाव था। 2018 आते आते ये संख्या 90 रह गई। 2021 में 70 जिले ऐसे बचे जहां पर नक्सलियों का प्रभाव था। 2024 में ये 38 संख्या हो गई है, 2025 में सिर्फ 18 और सरकार की ये कोशिश है कि 2026 की शुरुआत में ही ये संख्या 0 रह जाए और नक्सलियों का पूरी तरीके से सफाया यहां पर कर दिया जाए। तो ये जो आंकड़े हैं ये दर्शाते हैं कि किस तरह से नक्सलियों के प्रभाव को साल दर साल यहां पर कम किया जा रहा है और ये दर्शा रहा है कि नक्सलियों का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है। अब आपको एनिमेशन के जरिए हम समझाते हैं कि कैसे देश ने नक्सली देश में साफ हो रहे हैं, कैसे उनकी संख्या यहां पर कम हो रही है। ये 126 जिले जैसे कि हमने आपको बताया नक्सल प्रभावित थे। ये ज्यादातर जिले देश के पूर्वी हिस्से में थे, ये अलग अलग राज्यों में फैले हुए ऐसी जगहें थी जहां पर नक्सलियों का प्रभाव था और 2021 में नक्सल प्रभावित जो जिले हैं उनकी संख्या यहां पर कम होती चली गई। ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर ज्यादातर वो जगहें बची जहां पर नक्सलियों का प्रभाव रहा। 2024 में 38 जिले रह गए और ये दायरा सिमटता चला जा रहा है। ये इस मैप के जरिए आप यहाँ पर देखेंगे कि नक्सलियों का प्रभाव अब कहां पर है। ये जो यहां से यहां तक पूरे हिस्से में नक्सलियों का असर था वो अब सिमटता चला जा रहा है। दायरा सिर्फ इतना सा यहाँ पर रह जा रहा है। अब 18 सिर्फ ऐसे जिले बचे हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं साल 2025 में और बहुत जल्द सरकार की कोशिश ये है कि नक्सल मुक्त भारत को यहां पर बना दिया जाए। नीलेश हमारे साथ है। नीलेश, सरकार की कोशिश है कि नक्सल से मुक्त किया जाए देश को, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। हालिया 2 मामले हमने यहाँ पर दिखाए। जरा बताइए एक्शन किस तरह से हो रहे हैं और नक्सलों का प्रभाव अभी कैसा है जमीन पर?
देखिए, जो आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे आप, उसमें एक आंकड़ा और मैं जोड़ दूं कि जरूर 18 जिले नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादा नक्सल प्रभावित, जिसको अति नक्सल प्रभावित जिला कहा जाता है, उनकी संख्या पूरे देश में महज 6 ही बची है, जिसमें 4 हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं और उसके अलावा 2 जिले, एक महाराष्ट्र और एक झारखंड का है। झारखंड में पश्चिम सिंहभूमि और महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और सुकमा, ये 4 बस्तर के जिले और बाकी जो हैं 2 जिले अन्य राज्यों के हैं। यही वो जिले हैं जो अभी भी सबसे ज़्यादा चुनौती जिनको माना जाता है नक्सल समस्या को लेकर, और अति नक्सल प्रभावित इलाकों में ये जिले शामिल हैं। दूसरी घटनाओं का अगर हम बात कर लें तो कल की जो घटना कल देर रात जो हुई बीजापुर में, जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि नक्सलियों ने नेशनल हाईवे जो है भैरमगढ़ के आसपास जहां से गुजरता है, वहां पर एक ट्रक में आग लगा दी और ट्रक में आग लगाने के कारण वहां यातायात काफ़ी प्रभावित रहा। बसें जो कि यात्री बसें थी वो भी काफ़ी देर तक खड़ी रही हाईवे पर, क्योंकि एक इस बात की आशंका थी कि बसों को भी नुकसान न पहुँचा दें नक्सली। तो ये एक घटना को अंजाम दिए और आज एक बम जो है रिकवर किया गया, वो भी सुकमा जिले में, जो इलाका पुअर्ती है, जो कि सीमावर्ती इलाका है बीजापुर और सुकमा जिले का, जहां पर नक्सलियों का जो बड़ा कमांडर लीडर है, जो काफी खूंखार नक्सली बताया जाता है हिडमा, उसका अपना गांव है। तो उस इलाके में पहले भी कई सारे बम रिकवर किए गए हैं और सुरक्षा बल के जवानों की चूंकि आमद वहां तक हो चुकी है, वहां कैंप लग गए हैं, तो उनको नुकसान पहुंचाने के लिहाज से अब और जमीनों पर जो है वो छुपे नक्सली जो हैं वो बम बिछाते रहते हैं और उसको रिकवर किया जा रहा है। इन दोनों घटनाओं को से पहले की एक घटना का जिक्र करना जरूरी होगा, क्योंकि कल ही एक बड़ी मुठभेड़ बीजापुर में हुई, जिसमें नेशनल पार्क एरिया में एक सेंट्रल कमेटी मेंबर जो था माओवादी रामचंद्र नायडू उर्फ सुधाकर, उसको मार गिराया गया था। और वो जो है रिवोल्यूशन पॉलिटिकल स्कूल जो है नक्सलियों का, उसका प्रभारी था सेंट्रल रीजनल ब्यूरो का। उस स्कूल की अपनी एक बड़ी भूमिका रहती है, जब माइंड वॉश करती है युवाओं की और अब नक्सल संगठन या माओवादी संगठन से जोड़ती है। एक्शन हो रहा है नीलेश, यही कहीं ना कहीं एक वजह है कि जो नक्सली हैं वो इस तरह की वारदातों को कोशिश दे रहे हैं। बौखलाहट में उनकी ये नजर आती है यहाँ पर, बौखलाहट इस तरह के एक्शन से। लेकिन इस समस्या को पूरी तरह से खत्म करने की तरफ सरकार यहाँ पर पूरी तरह से कड़े फैसले लेने की तरफ अग्रसर है और ये समस्या धीरे धीरे सिमटती भी जा रही है। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका इस सब जानकारी के लिए। अब अगली खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं पे भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर जारी किए गए हैं। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की अब बात करते हैं। वक्फ पर अब नया युद्ध यहां पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने वक्फ को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है, जिसमें आज अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट, जिसे 1995 के कानून के तहत बनाकर लॉन्च किया गया है। ये एक सेंट्रल पोर्टल है जिसे वक्फ में पारदर्शिता का लक्ष्य पूरा करने के लिहाज से लॉन्च किया गया है और इस पर देश भर में मौजूद वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके तहत अब सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और मोबाइल और ईमेल आईडी के जरिए इसका वेरिफिकेशन होगा। इस पोर्टल का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यह नया पोर्टल कानून का उल्लंघन है, क्योंकि वक्फ से जुड़े मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आज शुरू हो गया है। ये उम्मीद पोर्टल, जैसे आपको वीडियो में भी बताया, हमारे सचिव महोदय ने भी आपको संक्षेप में बताया, ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके। पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करेगा। तो आपने सुना किरण रिजिजू को यहाँ पर कि ट्रांसपेरेंसी आए और पारदर्शी तरीके से यहाँ पर काम हो, इसलिए इस दिशा में ये पोर्टल महत्वपूर्ण यहाँ पर है। हरिशंकर जैन हमारे साथ जुड़े हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। चौधरी महबूब अली कैसर हैं, पूर्व सदस्य हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल के। महबूब साहब, पहले आपके पास ही आता हूँ। एतराज़ काफ़ी हैं, अब इसको लेकर भी एतराज़ है यहाँ पर पर्सनल लॉ बोर्ड के। बताइए इसमें क्या आपको परेशानी नजर आती है? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जब मैटर सब जुडिस है, कोर्ट अभी डिसाइड करेगा उसको, तो उसको उसमें पोर्टल दे करके फिर उसको शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। लेट अस वेट फॉर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जब संजीव खन्ना जी थे तो बड़ी अच्छी हियरिंग, बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था सॉलिसिटर जनरल से, तो उसका सारा जवाब आ जाए, उसका एक जजमेंट आ जाए, उसके बाद लेट अस वेट फॉर दैट। ये पोर्टल एक नया एक चीज को शुरू करके, जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है और सारे स्टेट्स में पिटिशंस का तो अंबार लगा हुआ है, 65 पिटिशन तो सुप्रीम कोर्ट ही में था, उसके बाद पिटिशंस लेना बंद कर दी, तो सारे लोग उसके अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये सब लोग जानते हैं। ये सरकार कह रही है कि स्टेक होल्डर्स को 12 घंटा का मैराथन हम लोगों ने पार्लियामेंट में डिस्कशन किया, तो ये 1400 साल का पुरानी चीज को 12 घंटा में डिस्कशन करके हम नहीं समझते हैं कि इसमें बहुत सी चीज निकल के आई। हो सकता है कि सरकार के इंटेंशन इसमें ठीक हो भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और उसके जजमेंट का इंतजार करना चाहिए। ये पोर्टल जो है ये कंप्लीटली फ्रिवलेस हमको लगता है। हरिशंकर साहब, इस पर आप की राय कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार यहाँ पर सरकार को करना चाहिए था, उससे पहले यहाँ पर ये पोर्टल उनकी तरफ से लाना, इसको लेकर शिकायतें हैं, एतराज? देखिए, मुस्लिम्स की आदत है हर बात में जबरदस्ती के लिए आफत मचाना और लड़ना। पोर्टल पर डाटाबेस तैयार होने में दिक्कत की बात क्या है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इससे किसी को नुकसान है। आप क्यों चाहते हो कि चोरी आपने की है वो सामने ना आवे? एक कहावत है, चोर मचाए शोर। तो जो चोरी की है, जब डाटाबेस में सब चीज़ें आएंगी तो आप चाहते हो कि जानते हो कि चीज़ वो खुल जाएगी। किसी भी रूप में इसमें मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कोई व्यक्ति बता दे कि अगर डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, पोर्टल में चीज़ दर्ज की जा रही है, तो उसमें नुकसान क्या है? कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। नहीं, नुकसान यहाँ पर नहीं हरिशंकर जी। ऐतराज इस बात को है, जब कोर्ट में एक मामला सुना जा रहा है तो पहले कोर्ट का निर्णय वहां पर आ जाने का इंतजार यहाँ पर होना चाहिए था, ये ऐतराज है। नहीं,
कोर्ट में और कोर्ट में डाटाबेस तैयार करने में, पोर्टल तैयार करने में कोई स्टे नहीं है। अच्छा, एक्ट आ गया और जब तक स्टे नहीं है जिन मामलों में, उसमें गवर्नमेंट बढ़ सकती है। 3 मामलों पर इस समय स्टे है, उन पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट वो कर रही है जो कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे से अलग है। और खाली पिटीशन फाइल कर देने से कोई चीज़ सब जुडिस नहीं हो जाती है कि सब जुडिस हो गई अब सब काम रुक गया। तो ऐसे तो बहुत पिटीशन दाखिल है, पिटीशन तो जैसा फर्स्ट पे दाखिल है, काम नहीं रुक गया। काम पिटीशन दाखिल करने नहीं रुकता। और ये जो हमारे पूर्व सदस्य साहब महबूब अली साहब जो बात कर रहे हैं वो बेबुनियाद है, क्योंकि खाली अगर कोर्ट में मामला पहुंच गया, जब तक कोर्ट से स्टे ना हो तो कोर्ट में पहुंचने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, जो 3 मुद्दे जिन पर स्टे है आज की तारीख में, जजमेंट आना बाकी है, उन 3 मामलों में पोर्टल से कोई मतलब नहीं है। तो पूर्ण रूप से वैधानिक काम हो रहा है और पूर्ण रूप से कानून सम्मत काम हो रहा है। सरकार ने कोई काम ऐसा नहीं किया है जो कि कानून के खिलाफ हो। महबूब साहब बताइए इस पर कि कोर्ट में मामला जाने से सब जुडिस वो नहीं हो जाता है, उस पर स्टे नहीं है कोर्ट का, इस मामले पर कम से कम डेटा जमा करने को, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी बात ये, अगर डेटा जमा हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? डेटा इकट्ठा होना चाहिए, अच्छा है, वही काम आएगा, आपके पास जानकारी होगी। नहीं, डेटा इकट्ठा हो सब, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि क्या सिर्फ वक्फ बोर्ड ही में करप्शन है और वहां पर चोरी चमारी है? हिंदू टेम्पल एक्ट में नहीं है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नहीं है, जैन टेम्पल हो, क्रिश्चियंस के होंगे, बोर्ड्स होंगे, कहीं कोई करप्शन नहीं है? सिर्फ क्या वक्फ बोर्ड ही में करप्शन है? और सिंगल आउट करना वक्फ बोर्ड को, ये तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप सबके साथ कीजिए ना, सबको कीजिए। हमसे वक्फ बोर्ड से ज्यादा हिंदू टेम्पल्स में बहुत, उससे सैकड़ों गुना ज्यादा पैसे हैं, वहां भी करप्शन है। अभी गुरुद्वारा कमेटी में उसमें मर्डर भी हुए हैं, करप्शन भी है सब जगह। तो व्हाई सिंगल आउट द वक्फ प्रॉपर्टीज? ये खाली मुसलमान प्रेम जो है ये कहाँ से एक बैग का जाग गया है, हमको ये समझ में नहीं आती। ये तो बुनियादी सवाल है, सबके लिए कीजिए ना, बराबर कीजिए सबके लिए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हरिशंकर जी, सिर्फ वक्फ बोर्ड पर ही क्यों फोकस है, बताइए। देखिए, महबूब अली साहब को शायद पूरी बात मालूम नहीं है। पूरे देश में एक भी मस्जिद की गई है, सैकड़ों एक्वायर की गई हैं और सरकार उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। वो रिपोर्ट सारी ऑडिट होती हैं। आपको एक तरफा मालूम है, आपको दूसरे तरफ का कुछ एक पैसा आपने सोचा भी नहीं। अरे भाई, आप सारी स्टेट में देख लीजिए, हिंदू प्रॉपर्टी जितनी है, मंदिर हैं, एक्ट बने हुए हैं हर प्रोविंस में। तमिलनाडु चले जाइए, आंध्र चले जाइए, बिहार चले जाइए, आपका जम्मू कश्मीर चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, हर जगह हिंदू मंदिर एक्ट बना है। वो एक्ट के तहत बल्कि हम लोग अपोज कर रहे हैं कि सरकार हमारे मामलों में इंटरफेयर कर रही है। सरकार को अधिकार नहीं है कि हिंदू मंदिरों के बारे में बोले, पर उन सारे हिंदू मंदिर जो मेजर मंदिर हैं वो सरकार कंट्रोल में है। और एक भी मस्जिद, चाहे वह जितना बड़ा करप्शन हो, एक भी मदरसे, चाहे जितनी गलत गतिविधियां चल रही हों, कोई भी अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट के नहीं है। ठीक है, हमारे साथ ना है तो कुछ किया ही नहीं। वक्फ बोर्ड क्या किया? वक्फ प्रॉपर्टीज का डाटाबेस तैयार होगा, आपकी आवाज सर कट रही है हरिशंकर जी, दुरुस्त करने की कोशिश को करेंगे लेकिन महबूब साहब दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं जी कि वक्फ बोर्ड जो है या वक्फ काउंसिल जो है सेंटर का, या फिर अलग अलग स्टेट में वक्फ बोर्ड्स हैं, इसमें तो सरकार ही सबको नॉमिनेट करती है और सरकारी के नुमाइंदे होते हैं। अगर इतना करप्शन है या बड़ा ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो उसको तो वहां पर भी आप ठीक कर सकते हैं। आप ही के गवर्नमेंट के तो लोग होते हैं वहां पे,
गवर्नमेंट के नॉमिनीज होते हैं। अगर करप्शन है ये हम नहीं बोल रहे कि 100% बहुत साफ सुथरा है करप्शन है, कहीं कहीं प्रॉपर्टीज बेची भी जा रही है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए आपको पूरा अमेंडमेंट एक्ट ला करके, एक फंडामेंटल राइट को ला के, जो कि बिल्कुल इनसेंसिटिव है और हम समझते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास तो पूरा सारा सब कुछ आपके पास है ही, आपके ऑफिसर्स गवर्नमेंट के हैं। जी ठीक है हरिशंकर जी, आपका लास्ट कमेंट सर, वक्त में पास सब सीमित है। अब अगर सरकार को ही सब कुछ यहाँ पर तय करना है तो फिर आप उसको दूसरे तरीके से भी लिमिट कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए। कहाँ लिमिट हो रहा है? कुछ भी लिमिट नहीं हो रहा है भैया। जो प्रॉपर्टीज है वक्फ के नाम पर आपने पूरे देश में जगह जगह कब्जा कर रखा है, जो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या ये जांच नहीं होगी कौन प्रॉपर्टी वक्फ के कौन नहीं है? खाली आपके कह दे वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही काम हो रहा है और कानून के हिसाब से हो रहा है और किसी मुस्लिम का कोई नुकसान नहीं है। मुसलमानों की आदत है बेवजह चिल्लाने की और बेवजह विक्टिम कार्ड खेलने की। चलिए, तो आपको लग रहा है कि बेवजह इसको मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये पोर्टल यहाँ पर सरकार की तरफ से शुरू किया गया, उसको लेकर अब एतराज आ रहे हैं कि अगर कोर्ट में मामला सुना जा रहा है तो उसका इंतजार यहाँ पर करना चाहिए था। लेकिन जो अभी आपने सुना एक्सपर्ट को, हरिशंकर जी को, उनका ये कहना है कि ये मामला जो है इस पर कोई स्टे नहीं है, इसलिए सरकार जो है वो यहाँ पर कानून संगत ही काम यहाँ पर सारे कर रही है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। अब बिहार से खबर आपको दिखाते हैं। बिहार के समस्तीपुर में एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें बिहार पुलिस का जमादार भी शामिल है, जो 1 साल पहले सस्पेंड हो चुका है। सभी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। उनकी निशानदेही पर पटना के सगुना मोड़ के पास छापेमारी की गई है। हमारे सहयोगी प्रभाकर हमारे साथ हैं। प्रभाकर, बताइए क्या है पूरा मामला? देखिए, सरोज सिंह नाम का व्यक्ति है जो कि बिहार पुलिस में काम करता था, एसआई था और पिछले 1 साल से सस्पेंडेड था। उसके घर पे आज एसटीएफ ने छापेमारी की। उन्हें गुप्त सूचना ये मिली थी कि वहां पर हथियारों का जखीरा हो सकता है और ये अवैध हथियार के कारोबार में ये बंदा लिप्त था। और जब वहां पर छापेमारी करने गई एसटीएफ, तो उनके घर से, उस जमादार सरोज सिंह के घर से एसटीएफ के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में जवाबी फायरिंग एसटीएफ ने भी की और उसके बाद इस छापेमारी को अंजाम दिया गया। जिसमें से जो सूचना अभी मिल रही है, हालांकि इसका कंफर्मेशन नहीं है, कि लगभग राइफल के, इंसास के, AK-56 के और पिस्टल के लगभग 500 कारतूस बरामद किए गए हैं, जो कि सारे गैर कानूनी हैं। तो ये हथियार का कारोबारी था और इसके ऊपर और भी बहुत सारे चार्जेस थे, जिसके कारण इसके बहुत दिनों से एसटीएफ के निशाने पर था। और इससे जब आज छापेमारी में जब इसने एसटीएफ के ऊपर फायरिंग शुरू की, तो उसके बाद पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी और अभी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इनके और ठिकानों पे पटना में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और बाकी की जांच की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका सब जानकारी के लिए। तो गैर कानूनी हथियारों के कारोबार से जुड़ा हुआ मामला है, जिसपे एसटीएफ ने यहाँ पर यह कार्रवाई की है।